जीवन स्वागत है आप सबका यूपीएससी अरीना के यूट्यूब चैनल पर। आज हम छात्रों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाने वाली पीटी 365 के पॉलिटी वाले पोर्शन को हम कवर करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जानने के लिए कि पीटी 365 से पिछले गत 2-3 वर्ष से क्वेश्चन आ नहीं रहा है, और आ भी रहा है तो 1-2 क्वेश्चन आया है। जैसे 2023 में धान्य कटक वाला क्वेश्चन जो था वो पीटी 365 के आर्ट एंड कल्चर वाली पोर्शन से आया था, और वो बहुत डीप में उन्होंने लिख रखा था, बस एक सिंगल लाइन में लिख रखा था। तो उसके लिए 1000 पेज पढ़ना बहुत बल्कि हो जाता है 1-2 क्वेश्चन के लिए, क्योंकि उसका कॉस्ट ऑफ बेनिफिट कम होता है। तो उसी चीज़ों को आसान बनाने के लिए, आसान तरीके से आपको पेश करने के लिए हम ये नया इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं। इस इनिशिएटिव में हम आपको पीटी 365 की इम्पोर्टेंट चीज़ें पीवाईक्यू के साथ लिंक करके बताएंगे, जिससे कि आप बिना फालतू की चीज़ों में ना उलझे हुए अपने काम की बातें करें, अपने काम की बातें सीखें। तो सबसे पहले आते हैं, सबसे पहला जो उसमें है वो एक साथ चुनाव के ऊपर है। ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, ये पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। और 2024 में जीएस सेकंड में इसका क्वेश्चन आया भी था। क्वेश्चन पेपर नंबर 1 का क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड था कि कौन कौन से कमिटीज थी जिन्होंने इसकी सिफारिश की थी। तो ये मेंस के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, प्री के हिसाब से इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। लेकिन फिर भी एक बिल पेश किया गया है जिस बिल का नाम 129वां संविधान संशोधन विधेयक है। ये बिल लोकसभा में पेश किया गया है। एक साथ चुनाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात हमें ये जाननी होगी कि ये सिर्फ लोकसभा इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि राज्य विधानसभा, इन दो चीज़ों का एक साथ इलेक्शन करवाने के लिए ये कर रहे हैं। इसमें कोई भी स्थानीय निकायों का इलेक्शन नहीं शामिल कर रहे हैं। ये केवल दो जगह की सीट है, लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए ये एक साथ इलेक्शन करवा रहे हैं। उसके बाद इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज ये है कि एक ही दिन पूरे देश में इलेक्शन नहीं करवाना है, बल्कि ऐसी व्यवस्था करनी है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में एक ही दिन, किसी विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र में एक ही दिन मतदाता लोकसभा क्षेत्र का भी वोट डालें और लोकसभा सीट के लिए भी वोटिंग करें और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी वोटिंग करें। यानी कि पूरे देश में एक साथ चुनाव नहीं, बल्कि किसी एक स्पेसिफिक बूथ या निर्वाचन क्षेत्र पे एक साथ चुनाव दोनों सीटों के लिए ये होता है। पूरे देश में अलग अलग टाइम के लिए चुनाव हो जाएंगे, लेकिन उस एक किसी स्पेसिफिक, यानी कि मतलब अगर चुनाव राजस्थान में हो रहे हैं, राजस्थान की किसी जगह हो रहे हैं, तो राजस्थान के उस बूथ पे राजस्थान के लोग दोनों सीटों के लिए चुनाव करेंगे। तो ये उससे रिलेटेड है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इसके लिए ये कौन कौन से आर्टिकल में अमेंड कर रहा है। तो आर्टिकल 82A, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ लिख लेते हैं। 82 आर्टिकल 82 में ये अमेंड कर रहा है, और आर्टिकल 82 में अमेंड करके 82 सब क्लॉज ए को ऐड कर रहा है। सब क्लॉज ए को ऐड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ आम चुनाव का। और इसमें एक और चीज ऐड ये कर दे रहा है कि आर्टिकल 83 में संशोधन करके एक नया टर्म जोड़ दे रहा है, जिसे कहा जाता है जिसे कहा जा रहा है अनएक्सपायर्ड पीरियड। उसके साथ एक और नया टर्म जोड़ रहा है मध्यावधि चुनाव। इसका इनको क्या है, इनको समझना क्या है, इनमें समझने के लिए, ये है कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है पहली बैठक से 5 वर्ष तक। मानिए कोई लोकसभा 2 साल बाद भी घटित हो गई, तो अब जो उसका इलेक्शन होगा, अब वर्तमान में ये व्यवस्था है कि उसका इलेक्शन होगा वो अगले 5 साल के लिए ही होगा। लेकिन जब ये आर्टिकल लागू हो जाएगा तो इसमें ये व्यवस्था होगी कि ये इलेक्शन 5 साल के लिए ना होकर 5-2 साल, यानी कि 5 साल की जो नियत अवधि है उसमें से जितनी अवधि पहली लोकसभा ने पूरी की है उसको छोड़कर शेष अवधि के लिए इलेक्शन होगा। और शेष अवधि के लिए इलेक्शन होगा, ये होगा 3 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष के लिए अब इलेक्शन होगा, जिससे कि एक क्रम चलता आ रहा है। एक क्रम अगर हम देखें, एक क्रम चलता आ रहा है, वो क्रम कभी इसमें हटेगा नहीं। यानी कि अगर कोई 5 साल वाला चल रहा है तो वो 5 साल वाला ही चलेगा। यदि किसी
पहले उससे पहले विघटित हो जाती है, तो जो नई होगी वो शेष अवधि के लिए होगी। और ये प्रावधान स्थानीय निकाय में भी है, अगर आपने पढ़ा हो थोड़ा, स्थानीय निकायों में भी ये हो, अगर कि किसी भी पदाधिकारी की मृत्यु हो जाती है, पद रिक्त हो जाता है, तो शेष अवधि के लिए इलेक्शन होता है, तो वो प्रावधान इसमें लागू कर रहे हैं। शेष अवधि के लिए इलेक्शन वाला प्रावधान इसमें लागू कर रहे हैं। इसके लिए सिफारिश 170वीं विधि आयोग की रिपोर्ट या फिर इसके लिए एक समिति बनी थी, और उस समिति का नाम, जो कि काफी चर्चा में रहा था 2024 में, इसके लिए समिति का नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी। तो उनका, जिन्होंने इसके लिए सिफारिश की थी कि किस किस आर्टिकल में अमेंडमेंट किया जाएगा। तो ये लोकसभा का आप समझ गए कि जो नए चुनाव होंगे वो कैसे होंगे। सेम यही व्यवस्था ये राज्यसभा में भी राज्य विधानसभा में भी करेंगे। लोकसभा में ये व्यवस्था आर्टिकल 83 में अमेंडमेंट करके ये किया जाएगा, और आर्टिकल 178, जहां तक मुझे 172, आर्टिकल 172 में अमेंडमेंट करके ये राज्य विधानसभा के लिए ये व्यवस्था करेंगे। उसके अलावा आर्टिकल 326 भी इसमें महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 326 और 326 के साथ एक और आर्टिकल इंपॉर्टेंट जो इसमें रहेगा वो आर्टिकल 327 रहेगा, जिसमें यह कहा जाएगा कि राज्य विधानसभा के संबंध में कोई भी व्यवस्था संसद राज्य विधानसभा में के निर्वाचन के संबंध में संसद कोई भी प्रावधान कर सकती है। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें जानने के लिए थी। अगर आप देखें तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी थी। एक तो नए आर्टिकल्स की बातें जो थी वो थी कि कौन कौन से आर्टिकलों में संशोधन किया जाएगा, कौन कौन से आर्टिकलों में इम्प्रूव किया जाएगा। तो ऐड आर्टिकल जो जोड़ा जाएगा इसके तहत आर्टिकल 82 सब क्लॉज ए जोड़ा जाएगा, और अमेंड होगा वो 3 आर्टिकलों में होगा। आर्टिकल 83 फॉर लोकसभा, आर्टिकल 172 फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और आर्टिकल 327 जिसमें संसद राज्य विधानसभा के निर्वाचन से संबंध में कोई भी सुधार या संशोधन कर सकती है। इन 3 में इसमें सुधार होगा। तो महत्वपूर्ण चीज अगर इसमें प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो याद करने वाली है, तो अभी ये सबसे महत्वपूर्ण चीज ये याद रखना है कि अभी ये बिल है, ये लागू नहीं हुआ है, तो इसके आधार पर कोई क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछेगा जहां तक है, क्योंकि वो हवा में चीजें नहीं पूछता है कभी भी। तो इससे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, और आएगा तो इसमें आर्टिकल 82 के बारे में पूछ लेगा, आर्टिकल 83 के बारे में पूछ लेगा कि ये क्या है, और आर्टिकल 172 के बारे में पूछ लेगा। ये राज्य विधानसभा के कार्यकाल के बारे में बताता है। आर्टिकल 83 ये लोकसभा के कार्यकाल के बारे में बताता है, और आर्टिकल 82 ये लोकसभा के इलेक्शन के बारे में बताता है। आर्टिकल 82 डीलिमिटेशन कमीशन से भी रिलेटेड है, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे। और एक पीवाईक्यू, इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू 2024 में इससे पूछा गया था, काफी महत्वपूर्ण था। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट चीजें थी। राज्य चुनाव आयोग के बारे में अगर हम बात करें, तो राज्य चुनाव आयोग के सबसे महत्वपूर्ण चीज, राज्य चुनाव आयोग ये जोड़ा किससे गया, तो 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन, जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उनके द्वारा ये जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया आर्टिकल 243 में, और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया आर्टिकल 243 में। ये दोनों ही राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान करते हैं, लेकिन 243 के ये राज्य निर्वाचन आयोग PRI पंचायती राज संस्थाओं के लिए, और जबकि ये अर्बन लोकल बॉडीज के लिए प्रावधान करता है। इसका गठन जो इसके बारे में अगर महत्वपूर्ण चीजें देखें, तो इसका जो गठन करता है वो राष्ट्रपति करता है, गवर्नर करता है। गवर्नर गठन करेगा तो इसके सेवा शर्त
एवं अन्य विशेषाधिकार जो फिक्स करेगा वो भी गवर्नर ही करेगा। और एक और महत्वपूर्ण चीज, इसे हटा कौन सकता है, तो इसे हटा प्रेसिडेंट सकता है और इन्हें कार्यकाल की स्वतंत्रता प्राप्त होती है राज्य निर्वाचन आयुक्त को। ये एक सदस्यीय निकाय होता है, एक सदस्यीय निकाय, ये नीचे हम लिख दे रहे हैं इधर, एक सदस्यीय निकाय होता है। इन्हें कार्यकाल की स्वतंत्रता होती है, यानी कि ये जज के हटाने की प्रक्रिया से ही हटाए जा सकते हैं। अगर आप थोड़ा स्टैटिक आपका क्लियर है तो आप याद करिए जज को कैसे हटाया जाता है, ये आज आपके लिए थोड़ा माइंड स्ट्रोमिंग का पॉइंट है। तो और इनकी सिफारिश जब राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के लिए, राज्य चुनाव आयोग के गठन के लिए जो सिफारिश की थी वो गॉडगिल कमेटी ने की थी। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। गॉडगिल कमेटी ने दो तीन चीजें और इम्पोर्टेंट कही थी। गॉडगिल कमेटी ने स्टेट इलेक्शन कमीशन के गठन की बात की थी। एक टेन्योर गॉडगिल कमेटी ने बोला था कि 5 साल होना चाहिए। एक स्टेट फाइनेंस कमीशन के गठन की बात भी कही थी। और जहां तक मुझे याद आ रहा है इन्होंने वुमेन के रिजर्वेशन की भी बात कही थी। अगर इसमें ये वुमेन वाला रिजर्वेशन वाला पॉइंट एक बार देख लेना कि अगर ये सही है तो सही है। जहां तक मुझे लग रहा है, याद आ रहा है, जहां तक ये इन्होंने ही सिफारिश की थी। और ये आर्टिकल 243 के 2 में दे रखा है, जो हमने ऊपर स्पष्ट रूप से पढ़ लिया है। और जब ये सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये पढ़ने लायक ये चीज है ही नहीं कुछ, ये पढ़ने लायक कुछ चीज है ही नहीं। जब आपको पता है कि ये पीआरआई व अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव से रिलेटेड है, तो आपको स्पष्ट रूप से पता होगा उनके चुनाव के लिए जो निर्वाचन सूची होगी, निर्वाचन मंडल की सूची होगी, वो भी यही फिक्स करेगा। उनके इलेक्शन प्रोसेस को भी यही देखेगा। कुछ उनके सदस्यों की निर्योग्यता के मामले में यही सिफारिश करेगा। और ये सिफारिश किसको करेगा? ये सिफारिश प्रेसिडेंट को तो करेगा नहीं, गवर्नर को करेगा, क्योंकि स्टेट की बॉडी है तो ये गवर्नर को करेगा। तो ये जो ये पॉइंट है, ये पढ़ने का कुछ है नहीं, बस ये लॉजिक के ऊपर है। डिलिमिटेशन कमीशन भी यही करता है, ये थोड़ा याद रखना है कि भाई अर्बन लोकल बॉडीज और पीआरआई में डिलिमिटेशन कमीशन कौन करता है, तो यही करता है। 2016 का एक पीवाईक्यू अगर आप देखेंगे, ये ऊपर इसकी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन ये आपके स्टैटिक नॉलेज पे डिपेंड करता है, तो उस हिसाब से एक बार आप इसे पढ़िए। किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है। पंचायत के समय पूर्ण भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए जारी रह जा सकती है। अगर आपने आर्टिकल जो एडिटोरियल हमने पहला इसमें क्लियर किया था, एक साथ चुनाव, अगर मैंने उसमें बताया था कि जो पंचायतों की जो व्यवस्था है, आप एक बार और आप क्लियर देख लीजिए। स्थानीय निकायों की ये देखिए शेष अवधि, ये मैंने लिखा भी था। अगर आपने वो ध्यान से थोड़ा सा सुना है तो आपका ये दूसरा पॉइंट मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए कि पंचायतों का समय पूर्ण भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए जारी होती है। अगर आपने ये पढ़ा है तो ये सही है, क्योंकि मैंने ऊपर बताया है, तो ये बात स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले काट देते हैं ये दोनों, सॉरी ये कट गया, ये कट गया, बचे ये। अब 50-50 में पहुंच गए, केवल आप एक ही उसको पढ़ के आप 50-50 में पहुंच गए। आपको पता होना चाहिए कि निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है, तो 25 वर्ष नहीं है, ये 21 वर्ष है। लोकसभा या राज्य विधानसभा के लिए 25 वर्ष है, और राज्यसभा या राज्य विधान परिषद के लिए ये आयु 30 वर्ष है। और जहां तक प्रेसिडेंट के लिए ये आयु 35 वर्ष है। एक बार ये प्रेसिडेंट वाला चेक कर लीजिएगा, अगर ये सही हो तो कमेंट में, अगर ये गलत हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आगे इम्प्रूव कर देंगे। तो ये गलत है ये स्टेटमेंट, तो यानी कि ये भी गलत, तो ये सही है। परिसीमन आयोग के बारे में बता रखा है, वन ऑफ इम्पोर्टेंट, अभी जस्ट पहले ही मैंने चर्चा किया था कि आर्टिकल 82 में इसके बारे में बताया हुआ है, तो बस वही है। परिसीमन आयोग के बारे में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर आपको पता हो तो ये पता होना चाहिए कि जब ये रिपोर्ट पेश कर देते हैं,
तो उसमें संसद के समक्ष ये रखते हैं, तो ना तो लोकसभा या ना राज्य विधानसभा उसमें सुधार के लिए सिफारिश कर नहीं सकती वो। और दूसरा, इस रिपोर्ट पर जुडिशियल रिव्यू भी नहीं हो सकता है। लेकिन 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया डिलिमिटेशन कमीशन ने अगर अपनी रिपोर्ट पेश कर दी तो उस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, लेकिन उसके लिए उन्होंने चीजें दो आधार पे हो सकता है। एक तो हो सकता है संविधान के उल्लंघन के आधार पर, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें है कि मनमाने ढंग से अगर ये रिपोर्ट बनाई गई है, यानी कि नॉर्मल ना बना के ये मनमाने ढंग से बना दी है और जिसमें महत्वपूर्ण तथ्यों का उन्होंने उल्लंघन किया है, तो इन दो आधारों के ऊपर उस डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को जुडिशियल रिव्यू अपन कर सकते हैं। तो यही इसमें चीजें बताई गई हैं। अगर डिलिमिटेशन के बारे में पूछें तो डिलिमिटेशन कमीशन आर्टिकल 82 व 170 के द्वारा स्टेबलाइज किया जाता है। 82 फॉर लोकसभा एंड राज्यसभा, 170 लोक ओनली फॉर लोकसभा, 82 170 राज्य विधानसभा। उसके बाद ये सबसे पहले इसमें एक और चीज है कि हर जनगणना के बाद ये किया जाएगा, और ये एक तो निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और उनका साइज ये फिक्स करता है। तो इसमें देखिए, इसमें कहा गया है कि सीटों की संख्या, कितनी सीटें होंगी और उनकी भौगोलिक सीमा क्या है, ये तय करता है। साइज यानी कि भौगोलिक सीमा, क्षेत्रों की संख्या मतलब सीट, तो ये दोनों। तो सीट प्लस साइज ये फिक्स करता है किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में, निर्वाचन क्षेत्र में, ये दोनों फिक्स करता है। हर जनगणना के बाद होगा, तो एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि हर जनगणना के बाद ये गठित किया जाएगा, और उसके लिए एक हमें पता होना चाहिए जनगणना कितनी हुई है। तो स्वतंत्रता के पश्चात ये लागू हुआ था, तो 1951 की जनगणना, 1961 की, 1971 की, 1981 की, 1991 की, 2001 की और 2011 की, और 2021 की जो अभी चल रही है, हुई नहीं है ये, तो ये हटा देते हैं। तो इतने होने चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें दो संविधान संशोधन आपको समझना पड़ेगा। दो संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। 1951 की जनगणना हुई तो 1952 में डिलिमिटेशन कमीशन स्टेबलाइज हुआ, ये एक इम्पोर्टेंट चीज। 1961 की जब जनगणना हुई तो 1962 में एक डिलिमिटेशन कमीशन स्टेब्लिश हुआ, तो दो तो ये हो गए। 1971 में जब जनगणना हुई तो 1976 में डिलिमिटेशन कमीशन स्टेबलाइज हुआ। 1976 का जब डिलिमिटेशन कमीशन स्टेबलाइज हुआ तो एक आर्टिकल 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसने पास किया, और उसमें कहा गया कि डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा फिक्स की गए सीट प्लस साइज ये 25 साल के लिए फ्रीज कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट 25 साल के लिए ये दोनों फ्रीज कर दिए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपको जानने की चीज है। जब ये 25 साल के लिए फ्रीज होंगे तो 1976 में हुई, 25 साल के बाद ये 2000 या 2001 में हुआ। 2001 में उसके बाद 2000 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कहता है कि ये और 25 साल के लिए फ्रीज किए जाएंगे। और एक इसमें 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, जो ये था कि जो ये डिलिमिटेशन कमीशन जिस सेंसस का उपयोग करेगा वो 1991 की सेंसस नहीं, 2001 की सेंसस होगी। तो जब ये इधर भी 25 साल के लिए 2001 से फिक्स किए गए, तो ये 25 साल के लिए 2026 तक फ्रीज हो गए। तो यानी कि जब यहाँ 25 साल के लिए फ्रीज हुआ तो ये 1991, ये 81 वाला ये खत्म हो गया, 91 वाला खत्म हो गया। 2001 में दोबारा से डिलिमिटेशन कमीशन हुआ, उसने कहा कि 25 साल के लिए दोबारा फ्रीज हुएंगे, तो ये भी खत्म हो गया।
ये वन ऑफ द मोस्ट डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था 2024 का कि कितने स्टेबलाइज हुए हैं। तो लोग, कोई कह रहा था 3 हुए, कोई कह रहा था 4 हुए। राइट आंसर इज 4। आपने देख लिया कैसे कैसे हुए हैं। और इसमें 42 सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और इसमें 84th एंड 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद ये 2024 का क्वेश्चन आप देखिए, दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग डिलिमिटेशन कमीशन कितने स्टेबलाइज हुए? 1, 2, 3, 4। आपके सामने है सब कुछ, देख लीजिए। तो राइट आंसर इज 4। ये यूपीएससी कभी टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है कि बहुत ज्यादा टफ पूछ ले, बस आपके लॉजिक और स्टैटिक नॉलेज को चेक करता है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसमें कितने कॉन्फिडेंट हैं, या आप उसे कितनी बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं। ये चीजें यूपीएससी चेक करता है। उसके अलावा ईवीएम, वीवीपैट, ईवीएम, ये दो चीजें हैं। एक तो ईवीएम क्या है और वीवीपैट क्या है, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। ईवीएम एक मशीन है जिससे हम वोट डालते हैं। ईवीएम कुछ ऐसे करके एक मशीन होती है जिसमें हम वोट डालते हैं। यहाँ आपके कैंडिडेट का नाम वो लिखा रहता है, इधर हम दबाते हैं, कुछ ऐसा रहता है। उसके बाद वीवीपैट होता है एक वोटों को कलेक्ट करने का जगह, जहां आपको दिखता है कि आपने वोट डाला है, वो कितना आपने वोट डाला, और वो सीधा डिब्बे में चला जाता है। तो ये हमेशा से एक विवाद का मुद्दा रहा है। तो इस पे केंद्र सरकार पे हमेशा क्वेश्चन उठते रहे हैं। तो ये नहीं पूछा जाएगा जहां तक प्री में, क्योंकि जिस चीज पे डिस्प्यूटेड रहते हैं, जिस चीज पे पहले से ही क्वेश्चन उठते हैं, उससे रिलेटेड चीजें पूछते नहीं है कि ये है क्या नहीं है। जबकि आप अगर इसे जानना चाहें तो इसके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये दो चीजें हैं कि दो इसमें केस हुए थे। 2013 में केस हुआ था एक, सुब्रमण्य स्वामी वर्सेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जहां तक शायद मुझे याद है। हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और दूसरा हुआ था 2019 में EN चंद्रबाबू नायडू वर्सेज भारत इलेक्शन यूनियन ऑफ इंडिया। तो 2013 में कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने कि वीवीपैट का जो यूज है वो कंपलसरी है, वो अनिवार्य मैंडेटरी हो जाएगा। जबकि 2019 में कहा गया कि विधानसभा या असेंबली सेगमेंट में 5 ईवीएम का बीवीटी से अनिवार्य सत्यापन किया जाएगा। कि हर एक, मानिए एक निर्वाचन क्षेत्र है, उसमें रैंडमली 5 ईवीएम चुन लिए जाएंगे और इनका वीवीपैट से कि ईवीएम में कितने वोट डले हैं और वीवीपैट में कितने वोट आए हैं, इन दोनों का सत्यापन किया जाएगा। अगर ये बराबर हैं तो ठीक है, अगर बराबर एक में भी नहीं बैठते हैं तो इनका फिर दोबारा से चेक किया जाएगा। हालांकि एक भी केस ऐसा रिकवर अभी तक नहीं आया है। तो ये चीज़ें जानने की जरूरी, ये चीज़ें ये मेंस के रिगार्डिंग है। अगर आपको मेंस का पढ़ना है तो ही पढ़िए, वैसे इसमें है नहीं कि इसमें जानने लायक कोई भी चीज़ है नहीं। इसमें बस इतने जानने लायक है कि ईवीएम का यूज 1982 में हुआ सबसे पहले। उसके बाद 1980 ईवीएम के यूज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो नियमावली है, वो RPA 1951 में है और ये 1989 में जोड़ी गई ये चीज़। बस ये चीज़ इसमें जानने वाली चीज़ है। और आम चुनावों, ईवीएम का 2004 के आम चुनावों में यूज हुआ पहली बार पूर्ण रूप से, पहली बार 1982 में। इससे रिलेटेड नियमावली 1989 में, RPA 1951 और 2004 में आम चुनावों में उसका पूर्ण रूप से प्रयोग। तो ये इतना जानना। आदर्श आचार संहिता भी मेंस का एक पॉइंट है एक तो, लेकिन इसे अपन अगर प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतना इसमें कोई स्पष्ट रूप से चीजें दे नहीं रखी हैं जो प्री के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये MCC जो है इसको लीगल दर्जा नहीं है, इसको कोई लीगल दर्जा दिया हुआ नहीं है। ये RPA 1951 के माध्यम से लागू की जाती है। और दूसरा, आजकल कुछ कोचिंग अपने आप को सुप्रीम दिखाने के लिए इसमें और
खोजबीन करती हैं और इससे और खोजबीन वाली चीजें निकालती हैं और फिर आपसे टफ क्वेश्चन पूछते हैं, बस ये दिखाने के लिए कि भैया देखो हम बहुत सुप्रीम है, जबकि है कुछ नहीं। यूपीएससी अलग ही क्वेश्चन पूछती है। तो उन रैंडम क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए और अपने आप को थोड़ा डीमोटिवेट होने से बचाने के लिए एक चीज ये भी रखिए कि ये बाध्यकारी नहीं है, ये भी जानिए ये बाध्यकारी नहीं है, इसको कोई लीगल दर्जा नहीं है और आरपी 1951 के माध्यम से ये लागू होती है। इसमें 3-4 चीजें दे रखी हैं, कौन कौन सी चीजें प्रतिबंधित हैं, कौन कौन सी नहीं है। ये तो आप कॉमन सी चीज, अगर आप कॉमन चीजें लागू कर, अगर आप कॉमन सेंस अपना अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या होता है, तो प्रतिबंधित गतिविधियां कौन सी हैं भैया, जब ये लागू हो जाए तब कोई भी सरकारी योजना की घोषणा नहीं होनी चाहिए, कोई भी सरकारी व्यय नहीं होना चाहिए नई योजना पर। वही एक 48 घंटे वाला एक इसमें साइलेंसिंग पीरियड होता है, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे, जिसमें बेसिकली आप कोई सभा नहीं कर सकते हैं, बड़ी सभा नहीं कर सकते हैं, कोई रैली का आयोजन नहीं कर सकते हैं। ये साइलेंसिंग पीरियड होता है इसमें। और अगर आपने लीगल दर्जा नहीं है, यानी कि इसको आपको आपका कोई दंडात्मक, भारी दंडात्मक नहीं है, मुश्किल से आपको 2 घंटे 4 घंटे हिरासत में लेके आपको छोड़ दिया जाएगा, आप पे केस नहीं होगा। ये एक महत्वपूर्ण चीज है। जब आरपी 1951 में इस चीज के बारे में बता नहीं रखा, केवल इसके माध्यम से लागू करवाया जाता है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आप कॉमन सेंस से एक चीज मुझे बताइए, क्या इसका उल्लेख संविधान में होगा या नहीं? तो जब इसका उल्लेख संविधान में नहीं होगा तभी तो आरपी 1951 के द्वारा इसे लागू करवाया जा रहा है। तो ऐसी चीजें आप अपने कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। लोकसभा इलेक्शन वन ऑफ इम्पोर्टेंट चीज। और 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनके इलेक्शन पे हमेशा यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले प्रेसिडेंट का इलेक्शन, इस पे आप देखेंगे 4 से 5 और एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी, 6 क्वेश्चन के लगभग इस पे आए होंगे। लोकसभा के लिए इलेक्शन अगर आप देखेंगे तो वही आर्टिकल 82 वाला प्रोसेस, आर्टिकल 83 वाला। इसमें चुनाव होता कैसे है, हमारे इंडिया में जो प्रणाली अपनाई गई है उसमें यह है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वही विजयी होगा। 50% से ऊपर आना चाहिए, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं। अगर कोई 20% ही वोट पाया है और उसको मैक्सिमम वोट मिले हो तो वो विजयी होगा। तो यही चीज है लोकसभा इलेक्शन में। और एक लोकसभा के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि जो लोकसभा में जो चुनाव लड़ते हैं वो उस राज्य के निर्वाचन क्षेत्र से होने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं है, ऐसा है ही नहीं। अगर ऐसा होता कि उस सीट से या उस राज्य की सीट से वही चुनाव लड़ सकता है जो उस राज्य के निर्वाचन सूची में है या उस राज्य का मतदाता है, तो मोदी साहब वाराणसी से कैसे लड़ पाते हैं? राहुल गांधी वायनाड से कैसे लड़ पाता? ठीक है। और अगर राज्यसभा के बारे में आए कि राज्यसभा से वही लोग इलेक्ट हो सकते हैं जो कि उस राज्य से हैं, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो मनमोहन सिंह, जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, वो राज्यसभा के अपने पिछले कार्यकाल में राजस्थान से निर्वाचित हुए थे। तो अगर ऐसा होता है तो कैसे होता है? ये या तो दिल्ली के हैं या पंजाब के हैं, मुझे कंफ्यूज हूं मैं। तो यहां से होते तो कैसे इलेक्ट होते हैं? तो बस ये चीज है। और एक ये इम्पोर्टेंट चीज है कि राष्ट्रपति को 5 साल पूरे होने से किसी भी समय लोकसभा को भंग करने का अधिकार है, और ये भंग करने का अधिकार ये सीएम की सिफारिश पे, और इसको जुडिशियल रिव्यू आप नहीं करवा सकते हैं। ये इसमें अगर आप देखिए, इसका एक पीवाईक्यू, लोकसभा या राज्य की विधानसभा के निर्वाचन जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य है। आपको बताया अभी जस्ट ही मैंने चर्चा की थी कि 20% भी वोट मिले और वो मैक्सिमम है तो वो जीत जाएगा। 50% वाला कोई रूल है नहीं, तो ऑप्शन पहला कट गया है। ऑप्शन पहला कट गया तो इधर से 2 कट गए।
भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले पद दल को दिया जाता है और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाता है। संविधान में अधिकथित उपबंधों, जब भी ऐसा स्टेटमेंट आए, फॉर श्योर ये गलत होगा। 99%, 1% कोई कभी कभी रैंडमली सही हो जाता है। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये मान्यता है। ये 11वीं लोकसभा से ये मान्यता स्टार्ट हुई कि अध्यक्ष बहुमत वाले को और उपाध्यक्ष विपक्षी दल को जाएगा। ये 11वीं लोकसभा से स्टार्ट हुई, ये मान्यता है। तो इसमें ना तो ये सही है। ये देखिए, सिर्फ ये पढ़ने की वजह से आप 50-50% ले जा रहे हैं। आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, नॉर्मल चीजें आपको पढ़नी है। और आप देखिए, आप PYQ इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। आप 50-50 पे चले जा रहे हैं, बिना कोई ज्यादा स्टैटिक नॉलेज के, बिना कोई फालतू लॉजिक के। आप सिंपल PYQ, UPSC के PYQ सॉल्व कर दे रहे हैं। तो ये इसीलिए ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है, ताकि आप इजीली जो PT 365 में जो पढ़ने वाले मुद्दे हैं उनको आप इजीली कर सकें। आर्टिकल 329, सबसे पहले आर्टिकल 329 ये है क्या? आर्टिकल 329 में बताया गया है कि जो आप किसी भी चुनाव को चैलेंज करना है तो वो केवल आप निर्वाचन याचिका से ही चैलेंज कर सकते हैं, जिसे चुनाव याचिका भी कहा जाता है। इससे ही आप चैलेंज कर सकते हैं और किसी भी तरीके से चैलेंज नहीं कर सकते हैं। निर्वाचन याचिका को आप चैलेंज करने के लिए सबसे पहले कहाँ आप दायर करेंगे? हाई कोर्ट में दायर करेंगे। सबसे पहले केवल हाई कोर्ट में आप दायर कर सकते हैं। ये जो फैसला देगा, इसके खिलाफ अगर अपील आप देखेंगे तो वो आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि निर्वाचन याचिका पर सुनवाई करने का अधिकार, निर्वाचन याचिका, ये इम्पोर्टेंट चीज है कि निर्वाचन याचिका पर सुनवाई करने का अधिकार ये हाईकोर्ट का मूलाधिकार है। हाईकोर्ट के ये मूलाधिकार कहें या ये हाईकोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार है, ये हाईकोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार क्या है? सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार है संघीय ढांचों के विवादों का निपटान। हालांकि एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अंतरराज्यीय जल विवाद इस क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है। अंतरराज्यीय जल विवाद इस क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है। रैंडम टेस्ट सीरीज के रैंडम क्वेश्चन में अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए पूछ लेगा कि सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में कौन कौन से आते हैं। उसमें दो चीजें देगा, एक चीज इधर, एक तीसरी चीज ये भी दे देगा, अंतरराज्यीय जल विवाद। लोग समझेंगे अंतरराज्यीय भैया दो राज्यों के बीच या राज्य और सेंटर के बीच होगा, तो भैया ये संघीय ढांचे का विवाद है, तो ये शायद होगा, जबकि नहीं है। ये लक्ष्मीकांत में स्पष्ट रूप से दे रखा है। अगर आपने पढ़ा होगा तो स्पष्ट रूप से ये लक्ष्मीकांत में दे रखा है, तो यही है। तो इसमें यही चीज बताई गई है पूरे इस आर्टिकल 329B के बारे में, इस पूरे एडिटोरियल में। अगर आपने ये समझ ली है तो बस आपका ऊपर का हो गया है, और कुछ है नहीं। चुनाव में नामांकन से बात करें तो नामांकन 1951 में दे रखा है। कभी नहीं पूछेगा कौन सी धारा में है, सिंपल पूछेगा कहाँ है, तो RPA 1951 में है। ठीक है। इसमें 2-3 चीजें दे रखी हैं कि भैया आपको एक तो प्रस्तावक होना चाहिए। जब आप चुनाव दायर करें तो आपके पास अपना नामांकन दाखिल करें तो आपके पास प्रस्तावक होना चाहिए। तो प्रस्तावक का ऐसा है कि भैया आप मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं तो आपको एक प्रस्तावक चाहिए। आप निर्दलीय दल हैं या गैर मान्यता प्राप्त हैं तो आपको 10 होने चाहिए। ठीक है। और जो ये प्रस्तावक हैं ये उसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता होने चाहिए। ये हो गया। ये 2024 का ये इम्पोर्टेंट जजमेंट था कि जो उनको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होता है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भैया जो मतदाताओं के प्रत्यक्ष
मतदाताओं को जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता है उसको दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। ये 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस साल ये आ सकता है क्योंकि गत वर्ष इस पे ना तो मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है और ना ही ये प्रीलिम्स में जिक्र हुआ, तो ये इस पे आ सकता है। ठीक है। और रिटर्निंग ऑफिसर का ये पावर ये भी है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा आप, कि वो पूछ लेगा नामांकन खारिज कर सकता है रिटर्निंग ऑफिसर, तो नामांकन खारिज कर सकता है ऑब्वियसली। अगर आप किसी अधिकारी हैं और आपने कोई भी पर्चा आपके पास आया है, कोई भी एप्लीकेशन आया है और उसमें कमी है, तो आप खुद से तो उस कमी को दूर करेंगे नहीं। उसमें कोई इन्फॉर्मेशन गलत है तो आप खुद से तो उसमें दूर उसे करेंगे नहीं। अगर आपने यूपीएससी में दाखिल किया होगा अपना फॉर्म और उसमें कोई कमी निकल जाएगी तो यूपीएससी भी रिजेक्ट करेगा उस फॉर्म को, तो सेम वही प्रोसेस इसमें है। 2017 का ये एक देख लीजिए, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र, इंपॉर्टेंट चीज। थोड़ी देर पहले आपको ये समझाया गया था, ये अगर ये आपने ध्यान से समझा है तो आप पीवाईक्यू इसको इजीली सॉल्व कर देंगे बिना कोई सेकंड डाउट के। फॉर श्योर आप इसे देखते ही उड़ा देंगे एकदम। आपने इसे पढ़ेंगे और उड़ा देंगे। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन कर भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। भैया कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, भारत का नागरिक होना चाहिए। हर चीज में यही है। अगर आप भारत के नागरिक नहीं है तो 3 चीजों में आप नहीं कर सकते हैं। एक तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, एक आप सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, और तीसरा आप मतदान नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल सा पहला गलत हो जाएगा। जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जा रहा है वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल, बिल्कुल गलत है भाई साहब, बिल्कुल गलत है। भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल है, ये ठीक है, ये एक बार डाउट। भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। मुझे एक चीज बताइए, लोकसभा के लिए मैंने बताया था 25 साल है, 25 साल मिनिमम आपकी होनी चाहिए। क्या 15 साल का भारत का नागरिक नहीं है? अगर आपकी एज 22 साल है आज, तो आप क्या भारत के नागरिक नहीं है ना? लेकिन आप क्या लोकसभा में निर्वाचन हेतु नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपकी 25 साल से कम है। तो ये उसके हिसाब से गलत हो जाएगा। इसमें आंसर सी है। अगर आप थोड़ा सा इसे बारीकी से और अपने आप को दोबारा से रीअसेसमेंट करते हुए पढ़े तो आप इजीली इसे सॉल्व कर देंगे। और आप देख रहे हैं जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें से ही पीवाईक्यू सारे सॉल्व हो रहे हैं, एक्स्ट्रा कोई भी है नहीं। पुनर्मतदान ये कुछ है नहीं। पुनर्मतदान क्या है? किसी भी कारण से, मानिए किसी भी कारण से कहीं निर्वाचन नहीं हो पाया, निर्वाचन रद्द हो गया है, तो उस जगह पुनर्निर्वाचन करवाना, तो वही पुनर्मतदान होता है। ईसीआई करवाता है। ये कौन करवाता है? जब बात होती है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव के लिए तो ईसीआई करवाएगा। बात होगी अर्बन लोकल बॉडीज और पीआरआई के लिए तो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा। तो किस किस कारण से करवा सकता है? अनेक कारण होते हैं, इसमें 4 दे रखे हैं। और पुनर्मतदान के बारे में चर्चा, जो पुनर्मतदान का जो उल्लेख है वो आरपीए 1951 में दे रखा है। तो इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ एक चीज है, पुनर्मतदान का उल्लेख आरपीए 1951, बस इतना। क्यों होता है, कैसे होता है? 50 कारण है उसके। कॉमन सी चीज है, अगर कोई उम्मीदवार मर गया, जो लड़ने वाला उम्मीदवार है वो किसी मान्यता प्राप्त दल का और वो मर गया, तो भाई ऑब्वियसली वहां पे हो जाएगा ना। अगर वो जीत गया तो कौन बनेगा? कॉमन सी चीज है। लेकिन अगर वो उम्मीदवार किसी गैर मान्यता प्राप्त दल का है और वो फिर मर गया तो नहीं होगा वहां पे। ये भी एक बार जानने की चीज है। साइलेंस पीरियड वही 48 घंटे वाली बात जो आपको आरपीए 1951 में जो बता रखा है। हालांकि आरपीए 1951 में डायरेक्ट मेंशन अगर आए क्वेश्चन तो डायरेक्ट मेंशन नहीं है, जैसे यहाँ हाईलाइट है। यहाँ चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध है। इसमें 2 ही चीज जानने वाली है और दोनों चीज आपको बता दी गई है। एक उम्मीदवार अनेक निर्वाचन क्षेत्र, ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ था देवीलाल का रेफरेंस देकर। अब ये है कि आप एक बंदा मैक्सिमम 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है, 2 सीट से चुनाव लड़ सकता है। पहले ये था अनेक सीटों से चुनाव था, तो ये 2022 का पीवाईक्यू है। अब ऐसा नहीं है। आरपीए 1951 में संशोधन किया गया।
और ये संशोधन 1996 में किया गया, ये जानने वाली है। और इसमें कहा गया कि मैक्सिमम कोई उम्मीदवार केवल 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, मैक्सिमम। और इसमें एक और प्रोसेस, यदि 2 सीटें वो एक ही सदन की हों तो उनमें से एक को उसे चुनना होगा, दूसरे को खाली कर देना चाहिए। इसमें जो उपचुनाव होगा इसका खर्चा ये नहीं देगा। और मानिए लोकसभा और राज्यसभा में हो वो सीटें, तो उसको 10 दिन के अंदर उस उम्मीदवार को बताना होगा कि वो कौन सी सीट लेगा, या तो लोकसभा की लेगा या राज्यसभा की लेगा। अगर वो डिसाइड नहीं कर पाता है 10 दिन में, तो राज्यसभा की सीट ऑटोमेटिकली वेकेंट हो जाएगी। और यदि पार्लियामेंट की सीट है और स्टेट लेजिस्लेटिव की सीट भी उसने ले ली है, एक ही टाइम में वो दोनों जगह मेंबर बन गया है, तो उसे 14 दिन में बताना होगा। नहीं तो अगर वो नहीं बता पाता है तो पार्लियामेंट की सीट वेकेंट हो जाएगी। और पार्लियामेंट में इसमें लोकसभा भी आता है और राज्यसभा भी आता है। तो मुझे जहां तक याद आ रहा है, ऐसा एक उदाहरण है बाबा महंत चांदनाथ। ये लोकसभा के मेंबर थे राजस्थान के अलवर से, और ये राजस्थान के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी बन गए, एमएलए भी बन गए। तो इन्हें अब ऐसे टाइम में इन्हें 14 दिन का टाइम दिया गया था। तो ये पिछली साल चुनाव था, इस साल भी चुनाव था, तो शायद पूछ सकता है। ये हल्की सी आपको ये चीजें जानने वाली है। 2022 का ये पीवाईक्यू भी था एक। होम वोटिंग, घर पे भैया आपको वोट डलवाया जा रहा है, आपके घर पे आ रहे हैं, तो घर पे वोट इस बार 2 कंडीशन में डलवाया जाएगा। या तो आप 40% पीडब्ल्यूडी हो, या आपकी एज 85 से ऊपर हो, तभी आपको घर पे वोट डलवाया जाएगा। उसके अलावा और कोई वो है नहीं। इसमें डाक मत पत्र से भी आप बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं। बाय पोस्ट भेजने के लिए 4 वो चीजें हैं, या तो प्रिवेंशन डिटेंशन के अधीन हो, या सेवा मतदाता हो, या आपकी चुनाव में आपकी ड्यूटी लगी हो, या आप स्पेशल वोटर हो। उस समय प्रॉक्सी वोटिंग, जब आप अपना वोटिंग राइट किसी और को दे दो कि भैया मैं नहीं वोट डाल पाऊंगा, मेरी जगह ये डालेगा। आपने अपने भाई को बोल दिया कि मैं नहीं डालूंगा, मेरी जगह ये एक स्पेसिफिक बंदा होगा, ये वोट कर देगा, तो उसे प्रॉक्सी वोटिंग कहा जाता है। सर्विस वोटर्स, वही सेवा मतदाता कौन कौन से हैं, तो ये 4 चीजें। ये वैसे यूपीएससी ऐसी चीजें पूछेगा नहीं। आप कोई रैंडम कोचिंग अपने आप को दिखाने, तोप सिंह दिखाने के लिए आपसे पूछ सकता है। फॉर्म 17 सी कुछ है नहीं, ये भी कोई नहीं पूछेगा। है, कोई नहीं पूछेगा, इतना नहीं पूछता है यूपीएससी कि एकदम आपको एकदम पूछ ले। ब्रेल साइनेज मतलब ब्रेल लैंग्वेज का, ब्रेल जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं, वो कुछ ऐसे निशान से बने रहते हैं, बिंदियां डॉट, उससे वो चीजें समझते हैं, उन पे उंगली फेर के कि ये क्या लिख रहा है, तो ब्रेन साइन वही होता है। तो इसका उपयोग पौंडुचेरी के निर्वाचन उसमें बूथों में किया जा रहा है, ताकि जो पीडब्ल्यूडी वोटर हैं जो देख नहीं पाते हैं, वो इजीली अपना वोट कास्ट कर सकें। ये मीन्स के लिए इम्पोर्टेंट उदाहरण है। और इसके लिए निर्वाचन संचालन नियम 1961 में ये चीज बता रखी है, तो ये भी एक चीज है। ये आपको करना है। बस ये आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कोई गलती हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि ये छात्रों का ही एक, छात्रों के एक समूह का, एक छात्रों के लिए और छात्रों के हित के लिए चलाया जा रहा इनिशिएटिव है। आप इसमें सुधार के लिए आप अपना बहुमूल्य ओपिनियन आप अपने कमेंट में दर्ज करा सकते हैं। हम जरूर आगामी वीडियोज में उसे स्वीकार करेंगे और आगे अपनाएंगे भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने देखा।